मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया। मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। ये सवाल उठ रहे हैं पूर्वांचल का माफिया डॉन रहा मुख्तार अंसारी के नमाज़े जनाजा के 72 घंटे के बाद शनिवार को मोहब्बताबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में माफिया मुख्तार का शव मिट्टी में मिल गया। मुख्तार अंसारी के शरीर के हिसाब से बॉडी को इसी कब्र में दफनाया गया। कब्र की लंबाई 7.6 फीट और गहराई 5 फीट और चौड़ाई 5 फीट रखी गई थी। माफिया मुख्तार चिर निद्रा में जा चुका है, अब कभी नहीं जागेगा। लेकिन चूंकि माहौल चुनावी है तो बड़ा भाई अब कब्र में गड़े मुर्दे को जिंदा करने की जुगाड़ में लग गया है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी भले ही कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 5-10 साल बाद नहीं 20 साल बाद भी उसके शव को कब्र से बाहर निकाला जा सकता है। अभी बिसरा रिजर्व हुआ है, गया है जांच में, केमिकल रिपोर्ट जैसी भी है देखा जाएगा। उसके बाद भी और किसी डेथ का पता लगे या न लगे, लेकिन अगर जहर से डेथ होती है तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में, और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। अफजाल अंसारी के दावों से सवाल ये उठता है कि आखिर माफिया मुख्तार के शव पर ऐसा कौन सा लेप लगाया गया है जिससे उसका शरीर कब्र में भी 20 सालों तक खराब नहीं होगा। मुख्तार अंसारी की मौत का सच क्या है, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन उसके परिवार के लोग इस थ्योरी को मान नहीं रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसकी फिर से जांच कराई जाएगी। उनका ये कहना है कि अभी मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म नहीं हुई है, फिल्म अभी बाकी है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को रात में हुई थी। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया था। हालांकि परिवार वाले मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारने की थ्योरी दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी तो अब शुरू होगी, कहानी तो अब शुरू होगी। अफजाल अंसारी के आरोप और जांच के लिए 20 साल बाद फिर मुख्तार की बॉडी को कब्र से निकालने की थ्योरी को समझने के लिए हमने बीएचयू के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का रुख किया। पूर्वांचल में बीएचयू के इस विभाग के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मेडिको लीगल केस में मायने रखता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज कुमार पाठक से हमने सीधा सवाल किया कि क्या कब्रिस्तान में गड़े मुर्दों से सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, और अगर ये संभव है तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी मायने रखता है। डिकम्पोज होने के बाद भी कुछ पॉइजन ऐसे हैं जो बॉडी में डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि बोन, हेयर, नेल्स। नेल भी एक टफ टिश्यू है, तो उसका भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है। वो भले ही शरीर से चमड़े से निकल जाए, लेकिन वो उसको गलने में और उसको डिकम्पोज होने में समय लगता है। और उसके अलावा हेयर हुआ, तो ये सारे जो केराटिनाइज टिश्यू हैं और बोन हैं, इनसे लंबे समय तक अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है या कोई तरह की इंजरी है या किसी तरह का आपको और भी डाउट है कि इसकी मौत किसी और अप्राकृतिक तरीके से हुई होगी, तो हम लोग उसके एग्जामिनेशन से ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं और इसमें हमको सहयोग मिलेगा।
मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी शव को कब्र में रखने पर मांसपेशियां 6 माह के भीतर गलने लगती है। इसके बाद हड्डी और दांत गलते हैं। इनको गलने में करीब 10 साल लगता है। जानकार बता रहे हैं कि परिवार अगर मुख्तार अंसारी की मौत की जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो कानून का सहारा लेकर फिर से मौत की जांच करा सकता है। अगर अदालत आदेश देता है तो मुख्तार अंसारी के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद फिर से रीपोस्टमार्टम कराया जाएगा। कब्र में शव को दफनाने की वजह से संभव होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं, मसलन नाखून, बाल और हड्डियां काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं और इन अंगों से का सैंपल लेकर अगर जांच कराई जाए तो हकीकत सामने आ सकती है। सवाल ये भी है, क्या कब्रिस्तान में गड़े मुर्दों को कब्र से निकालना इतना आसान है? तो इसका जवाब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट मनोज पाठक से ही सुनिए। पहले तो कब्र से निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल नहीं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही आप इंडिया में किसी भी बॉडी को जो कि बरीड है कब्र से निकाल के एग्जामिन कर सकते हैं, और वो प्रक्रिया अर्ली मॉर्निंग होती है और इसमें कोई टाइम लिमिट हमारी कंट्री में नहीं है। माफिया मुख्तार की मौत पर सवालों के बीच उसके गैंग के गुर्गे एक्टिव हो चुके हैं। उसे जेल सुपरिटेंडेंट को टारगेट किया गया है। उस जेल सुपरिटेंडेंट को टारगेट किया गया है कि जहां पूर्वांचल का डॉन अपने अंतिम दिनों में कैद था। मुख्तार की मौत के फौरन बाद बांदा जेल के अधीक्षक को फोन कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। 28-29 मार्च की रात 1:37 पर सुपरिटेंडेंट के सरकारी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया। करीब 14 सेकंड की बातचीत में उन्हें गालियों के साथ धमकी देते हुए कहा गया कि अब तुझे ठोकना है, बच सके तो बच ले। ऐसे में सवाल है कि जब एक और माफिया फैमिली मुख्तार की मौत पर गमजदा है तो वो कौन है जिसने जेल सुपरिटेंडेंट को ठोकने की धमकी दी? कौन मुख्तार की मौत का बदला लेना चाहता है? माफिया की मौत पर सवाल सिर्फ उसके परिवार वाले ही नहीं उठा रहे हैं। जहर वाली थ्योरी में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। गैंगस्टर विकास दुबे से लेकर माफिया मुख्तार की मौत पर सियासी नफा नुकसान वाले एंगल से बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है, उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। दरअसल हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के परिवार वालों से मिलने क्या गए? अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। सवाल वोट बैंक का जो है। माफिया मुख्तार की मौत के बाद सियासी गलियारों में चर्चा आम है। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 20 से ज्यादा सीटों पर इसका कितना असर रहेगा? चाय पान की टपरियों पर लोग इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। गाजीपुर के अंसारी फैमिली का पावर सेंटर माफिया मुख्तार की मौत के बाद जो मुस्लिम क्षत्रप इनके आगे अपनी राजनीति की दुकान चला नहीं पा रहे थे, अब वो भी मौका पाकर अपने को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे में अंसारी परिवार को ही ऐसे मुस्लिम क्षत्रपों का सामना करना पड़ेगा। जानकार कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे इलाके में इस नाम से खौफ की दुकान चलाने वाले खत्म हो जाएंगे। अब जो अंसारी परिवार बोएगा वही काटेगा। लेकिन सबको पता है कि यूपी में योगी राज है और योगी राज में माफिया का पनपना असंभव है। ये चुनाव माफिया राज बनाम कानून के राज में चुनाव है। सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग आएंगे तो फिर माफिया राज भी साथ लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास करती है, कानून के राज को स्थापित करने में विश्वास करती है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करती है। योगी राज में माफिया फैमिली किस तरह अपने कर्मों का फल भोग रही है वो कासगंज जेल से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बुरके में दिख रही ये महिला माफिया मुख्तार की बहू निखत अंसारी है। देवर उमर अंसारी के साथ अपने शौहर अब्बास अंसारी से मिलने जेल आई हुई है।
माफिया मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास को पिता के जनाजे में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। मुख्तार की मौत के बाद पहली बार अब्बास जेल में ही अपने परिवार वालों से मिला। जाहिर है अफजाल अंसारी लाख दावे कर लें, लेकिन ये तय है कि यूपी में जब तक योगी है तब तक माफिया मुख्तार का भूत भी कब्रिस्तान की चौहद्दी पार करने की हिमाकत नहीं कर सकता। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा, सुनिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसको यह सौभाग्य मिल रहा है कि जब वो चुनाव के मैदान में उतर रहा है तो उसके पहले ही उसके चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। ये हमारे भाग्य की तस्वीर है। हमने चुनाव के लंबे दौर देखे, हमने वो समय भी देखा है जब हम चुनाव में नामांकन पत्र भरने जाते थे तो उसी समय से हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता था, जीतेंगे कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं। और आज जब आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो आप सफलता की बात नहीं कर रहे हैं, आप वोटों का अंतर की बात कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से जीत गए। बताइए आप भाग्यशाली है कि नहीं है? बोलो भाई, भाग्यशाली हो कि नहीं हो? दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। संजय सिंह को लिवर की परेशानी है। लिवर का बड़ा अस्पताल है जिसका ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद वापस तिहाड़ जेल वो जाकर कागजी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, फिर जेल से बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर उन्हें शराब घोटाले मामले में अब 6 महीने की हिरासत के बाद जमानत दे दी गई है। लेकिन फिलहाल संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी एडमिट हैं दिल्ली के ILBS अस्पताल के अंदर, क्योंकि लंबे समय से उन्हें लीवर की शिकायत थी और इसी शिकायत के चलते उन्हें फिलहाल एडमिट किया गया है। आपको बता दें कि शराब नीति से संबंधित घोटाले केस में 6 महीने में वह जेल में थे और ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आप सांसद की दलील पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। हालांकि इसे एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। अस्पताल की बात की जाए तो यहां पर संजय सिंह फिलहाल एक अलग कमरे में रखे गए हैं, जहां पर उनका बेटा जो है वो उनके साथ मौजूद है लगातार। कल तक की खबर आ रही है कि कल उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा, जिसके बाद वो यहां से बाहर निकलेंगे, आगे की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर तिहाड़ जेल से वो लौटेंगे अपने घर की ओर। लेकिन लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले संजय सिंह की घर वापसी और ईडी से राहत एक बड़ी खबर होगी आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में राजनीति इस चीज को लेकर कितनी बढ़ती है। पहली बार प्रचार करने निकले अखिलेश यादव को सीएम योगी ने कई मोर्चों पर फंसा दिया। किस तरह 24 के इलेक्शन में अखिलेश सीट छोड़ रहे हैं, दिखाते हैं। अखिलेश यादव 24 के चुनाव के लिए प्रचार करने निकले तो पहली बार उस सीट पर पहुंचे जहां से कैंडिडेट का ही अनाउंस नहीं किया था, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस बदायूं में जनसभा की जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद भी कंफ्यूज है। योगी का टारगेट है कभी मुलायम के गढ़ के तौर पर सीट कही जाने वाली बदायूं और कन्नौज में 19 की तरह ही 24 में जीत हासिल हो, जबकि अखिलेश यादव का प्लान है बदायूं और कन्नौज में किसी तरह बदायूं की साख को बचाना। यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच का है। इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। चुनाव के बाद 5 वर्ष तक उनको खूब घुमाइए, गांव-गांव बुलाइए, घर-घर बुलाइए। दिन अच्छे आने लो, नवरात्र के दिन सब जानकारी हो गया और हमारे कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो चेहरा होगा। 24 की फाइट अखिलेश के लिए कितनी
टाइट है और योगी के लिए किस तरह एक तरफा, इसे समझने के लिए बीजेपी की रणनीति को जानना बेहद जरूरी है। जिस वक्त अखिलेश यादव कन्नौज में 3 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, किसे चुनाव लड़ाया जाए इसके लिए जमीन टटोल रहे थे, ठीक उसी दिन कन्नौज में बीजेपी के कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने 7 घंटे तक जनसंपर्क अभियान चलाया और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की किसी भी ऐसी सीट जहां के ऊपर यादव जीतने की लड़ने की स्थिति में हो सकता है, सिर्फ परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है। मैंने उनकी नजरों में उत्तर प्रदेश में कोई यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है। यह परिवारवाद का अनूठा उदाहरण है। बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है कि अखिलेश जहां जहां चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी का एक बड़ा नेता वहां पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अखिलेश अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो बीजेपी के लीडर ग्राउंड पर वोटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की कंफ्यूजन ने बीजेपी को शुरुआती माइलेज दे दिया। पहले खबर यह थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से 24 का चुनाव लड़ सकते हैं, मगर बाद में उनके चचेरे भाई तेज प्रताप सिंह की चर्चाएं शुरू हो गई। जबकि बीजेपी को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी कितने भी दांव पेच आजमा ले, सुब्रत पाठक सारी रणनीति पर भारी पड़ेंगे। जो संदेश जाएगा और जो जोश दिखाई देगा, इससे विरोधी लोगों को एहसास हो गया है क्या उनकी कन्नौज में दाल गलने वाली नहीं है। जैसा कन्नौज समाजवादियों ने बनाया, जैसा समाजवादी लोगों ने कन्नौज को संभाला, जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया, उससे आगे ये विकास नहीं कर पाया। कन्नौज को लेकर अखिलेश अगर मगर के फेर में है, ठीक उसी तरह की दुविधा बदायूं को लेकर है। उस बदायूं पर जहां पहले धर्मेंद्र यादव को कैंडिडेट बनाया, फिर चाचा शिवपाल यादव को टिकट दे दिया, अब शिवपाल के बेटे आदित्य यादव की लॉन्चिंग की अटकलें हैं। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल अगर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए तो आदित्य यादव का नामांकन कराया जा सकता है, जिसके लिए वो बदायूं में एक्टिव है। अखिलेश यादव सांसद का चुनाव लड़े तो 26 साल के थे। उसके बाद जब धर्मेंद्र चुनाव लड़े तो 25 साल के थे। अब इसकी तो मैं थोड़ा सा इनसे ज्यादा हो गई है। तो यहाँ के लोगों ने जो प्रस्ताव रख दिया है, जो शर्मा जी बैठे हैं पूर्व विधायक, उन्होंने प्रस्ताव रखा, यहाँ समर्थन कर दिया। जनता ने अपना मन भी बताया है, लेकिन निर्णय पार्टी का होता है और पार्टी ही तय करती है। तो मैं समझता हूँ पार्टी का जो निर्णय हम लोग को स्वीकार है। पार्टी ने हम लोगों को आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए बदायूं लोकसभा में मजबूती, और मजबूती बहुत है। बदायूं लोकसभा बहुत पुरानी समाजवादी पार्टी की सीट रही है। चुनाव से पहले शिवपाल का बदायूं में सरेंडर अखिलेश को टेंशन दे रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह सीएम योगी का बदायूं में 1 घंटे तक डेरा डालना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे परिवारवाद और बार बार कैंडिडेट बदलने को लेकर मुलायम कुनबे पर तंज कसा, पहले वो सुनिए, फिर बताएंगे क्यों समाजवादी कार्यकर्ता ही अखिलेश को डरा देने वाली बातें कर रहे हैं। और जैसे दिग्विजय सिंह साक्य का नाम आप बदायूं से आया तो पता लगा कि मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मैदान आगना प्रारंभ कर दिया। जोश के साथ अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री। आए और भाग गए, और हमारे परिवार के मुखिया करके भागने की तैयारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी पार्टी के 5 बार सांसद रह चुके हैं, मगर अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र यादव 2 बार विधायक रह चुके हैं, मगर उन्हें वहां से हटाकर आजमगढ़ पहुंचा दिया है। समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले पूर्व राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा इसी बदायूं से आते हैं। इनमें से अखिलेश को केवल धर्मेंद्र का साथ मिल रहा है, बाकी सब भीतरघात में जुटे हैं। इसीलिए वोटर्स तो छोड़िए, अखिलेश के वर्कर में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जबकि अखिलेश यादव का प्लान है बदायूं और कन्नौज में किसी तरह
परिवार की साख को बचाना। सहसमान विधानसभा है जहां से समाजवादी पार्टी का विधायक भी चुनकर पहुंचा है। उस विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं। मजेदार बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव यहां से प्रत्याशी जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की इच्छा यही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? माहौल यही जीत है, आदित्य यादव जीतेंगे। आदित्य यादव, हाँ। आप लोग भी चाहते हैं शिवपाल यादव लड़े या आदित्य लड़े? आदित्य को सुनते हैं। चुनाव लड़े तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया, लाखों से जितावेंगे, लाखों से जितावेंगे सुखपाल चाचा हूँ। लेकिन यहाँ तो चर्चा ये है कि चाचा चाहते हैं कि बेटा चुनाव लड़े। चाचा चाहते हैं उनका बेटा चुनाव लड़े, आदित्य चुनाव लड़े। कोई लड़ा उनमें, लड़का लड़ा हम, बेटा लड़ा हम, सुखपाल लड़े हम तो उन्हें बोल। सलीम इकबाल शेरवानी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कई बार सांसद भी यहाँ से रहे, वो भी बाहर ही थे, प्रयागराज से आकर यहाँ पर उन्होंने सियासत की, तो उनकी नाराजगी का कोई असर नहीं होगा क्या? नहीं, कोई नाराजगी, वो साथ हैं, सब मुस्लिम चेहरा सब साथ है और बाकी हर बार साथ दे रहा है। यहाँ पे तो परंपरा रही है कि धर्मेंद्र जी भी बाहर ही थे, इकबाल साहब बाहर ही थे, कभी शरद यादव हुए थे वो भी बाहर ही थे, बाहरी लोग बहुत आते रहे। चाचा नहीं रहते हैं बाहर, चाचा भी हैं, भैया जी हैं, सब लोग यहीं रहेंगे। जे MP साहब यहाँ जब बदायूं से सांसद हुए थे, बदायूं रहते थे वे कोठी पे। अखिलेश, कन्नौज और बदायूं की लड़ाई में वैसे तो तमाम मुद्दे हैं, मगर एक मुद्दा बाहरी वर्सेस लोकल का भी है, जिसे बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी 5 बार चुनाव जीत चुकी है, मगर एक बार भी स्थानीय नेता नहीं थे। सभी सांसद दूसरे जिलों के रहने वाले थे, जबकि बीजेपी के सुब्रत पाठक 2019 में यहां से चुनाव जीते तो 41 साल बाद स्थानीय सांसद मिला। इस बार भी उन्हीं सुब्रत पाठक को टिकट दिया गया है। बदायूं ने समाजवादी पार्टी को 6 बार चुनाव जिताया, हर बार बाहरी सांसद था। इस बार के कैंडिडेट शिवपाल यादव भी बदायूं के मूल निवासी नहीं, जबकि बीजेपी ने स्थानीय कैंडिडेट के तौर पर दुर्विजय सिंह शाक्य पर दांव खेल दिया। शायद यही वजह है कि योगी अखिलेश से एक कदम आगे दिख रहे हैं, वो हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। मैं देख रहा था युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, और बदायूं से अगर आप चलेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको प्रयागराज जाना होगा, मात्र 3 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। समय की बचत भी होगी, औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी। क्या यह कार्य सपा, कांग्रेस या बसपा के लोग कर पाते? बाहरी वर्सेस लोकल की लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं, यूपी की कई और सीटों पर इसी कला ने अखिलेश को बैकफुट पर ला दिया है। यूपी की 6 सीटें भी ऐसी हैं जहां अखिलेश अपने उम्मीदवार बदल चुके हैं, जबकि बीजेपी ने अभी तक जारी 63 उम्मीदवारों में केवल एक ही जगह कैंडिडेट बदला है, वो भी खुद पहले कैंडिडेट के नाम वापस लेने के बाद। समाजवादी पार्टी में इतना भारी कंफ्यूजन है कि अब 80 जीतने की बात छोड़िए, सब अपनी अपनी सीट को लेकर डरे हैं। हालांकि अखिलेश इस फैक्ट को इग्नोर कर बाकी राज्यों में बीजेपी की सिचुएशन बता रहे हैं। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पाती। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। अखिलेश को मालूम है कि अगर 24 की लड़ाई में उन्हें हार मिली तो सियासी करियर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और शायद इसीलिए अखिलेश को समझ नहीं आ रहा कि योगी से कैसे पार पाए। इसी असमंजस के चलते अखिलेश ने कांग्रेस के होली मिलन से दूरी बना ली। अखिलेश ने कांग्रेस के हिस्से वाली 17 सीटों पर इलेक्शन से पहले ही चुप्पी साध ली है।